सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अंतर्गत विभिन्न भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत पूर्व के भाग में हमने आचार्य महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर का अध्ययन किया, जिसके तहत हमने रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म एवं इनकी कला यात्रा का अध्ययन किया और हमने जाना कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी कला का विकास पांडुलिपियों के अंतर्गत हुई गलतियों और उनकी काट छाट के दौरान किया। उनकी काट छाट में रविंद्रनाथ टैगोर के को विभिन्न प्रकार के आकार दिखाई देते थे, जिस प्रकार से कोई पेड़ हो, कोई चिड़िया हो, कोई दृश्य चित्र हो, कोई चेहरा हो, विभिन्न प्रकार के आकार उनको इन गलतियों में, इन काट छाट में दिखाई देते थे। कहीं पर कोई स्याही का धब्बा लग गया हो और फिर उसको मिटाने के दौरान, या फिर पेन से कुछ काट छाट के दौरान, बस इसी समय इनकी कला का जो विकास है वो प्रारंभ हो गया था और उनकी कला को एक नाम दिया गया था सन 1924 ईस्वी में, जब वो अर्जेंटीना में थे। उस दौरान विक्टोरिया ओकाम्पो ने उनकी कला का नाम दिया था सौम्य कला। और 67 साल तक उन्होंने, आयु के 67 साल तक उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए थे। बाद में ही वो चित्रों में वो एक तरह से पूरी तरह से लग गए थे चित्रों को बनाने में। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से ये काली स्याही से युक्त वो काल्पनिक आकार निर्मित करते थे, रेखांकन निर्मित करते थे, चित्रांकन करते थे। आज हम पढ़ेंगे उनकी रंग योजना को। उनकी रंग योजना में अक्सर आकृतियां हल्की बाह्य रेखाओं के साथ बाहर आती लगती है। जैसे कि अगर आप इनके चित्रों को देखोगे तो उनकी रेखाएं जो है वो बाह्य रेखाएं वो हल्की है, उनके साथ वो आकृतियां बाहर आती है। और उनकी जो लाल, भूरी और पीली जो रंगते हैं, अधिकतर जो रंग काम में लेते थे लाल, भूरा और पीला लेते थे और उन्हीं की रंगतें वो काम में लेते थे। ये रंगतें काली पृष्ठभूमि के विरोध में उभरती हुई दिखाई देती थी। मतलब काली पृष्ठभूमि से ये जो रंगतें हैं, ये आकृतियां निकलती हुई दिखाई देती थी और ये बहुत ही विकृत और भयावह आकृतियां थी। जिस प्रकार से उनके द्वारा निर्मित कुछ चित्र है, जैसे प्रेत, नाइट ऑफ ड्रीम, ये ऐसे ही चित्र है जिनमें काले रंग से झांकती है विकृत आकृतियां भयंकर रूप में हमें दिखाई देती थी। अब हम बात करेंगे नारी चित्रण की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों में अधिकांशतः नारी को चित्रित किया है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो सौंदर्य उपासक और श्रृंगार वृत्ति के कलाकार थे और उनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी और विशेष रूप से भारतीय नारी था। और नारियों के सहज, सरल और भावपूर्ण चेहरे उन्होंने अपने चित्रों में अंकित किए। आगे मैं उनके द्वारा चित्र, ऐसे ही कुछ जो चित्र है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब हम बात करेंगे उनके चित्रों की प्रदर्शनियों की, जो उन्होंने विदेश में भी लगाई, भारत में भी लगाई और जिनके माध्यम से आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस के पिगाल में हुई थी। पेरिस में उनकी प्रदर्शनी हुई थी और उसके बाद में लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, इन सभी जगह, ये सभी जो फॉरेन जो कंट्रीज है, वहाँ पर इनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई और चित्र प्रदर्शित हुए। उसके पश्चात भारत में भी सन 1932 ईस्वी में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कलकत्ता में आयोजित हुई और अगले वर्ष सन 1933 ईस्वी में उनके चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की गई। और इस प्रकार से देश विदेश में उनकी चित्र प्रदर्शनियों के माध्यम से उनके चित्रों को पूरे विश्व ने जाना, पहचाना और उनको काफ़ी ख्याति अर्जित हुई। अगर हम उनके कृतियों की बात करें, चित्रों की बात करें, तो उनके चित्र शीर्षक में द ब्रूडिंग, सफ़ेद धागे, थके हुए यात्री, विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य चित्र,
पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल, लाफिंग फेस, मेल हेड, मैन राइडिंग ए डंकी, ट्रीज व आत्मचित्र इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। मैं अब आपके सामने कुछ प्रमुख चित्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि उन्होंने पेन और स्याही से बहुत सारी आकृतियां, काल्पनिक आकार उन्होंने निकाले थे, उसी में से उन्होंने चित्रों का निर्माण प्रारंभ किया था। बस पेन और स्याही से निर्मित उनके कुछ चित्र हैं। और आपके सामने एक चित्र है पराई स्त्री का चित्र, जो नारी चित्रण में वो सबसे ज़्यादा वो महिलाओं को भावपूर्ण, सरल और सहज आकार देते थे, उन्हीं चित्रों का उदाहरण है। ऐसे ही अनेक चित्र उन्होंने बनाए थे। आप ये चित्र देख सकते हैं, काफ़ी कम रंगों में निर्मित है और बहुत ही सरल सहज तरीके से। ये वुमेन का शीर्षक चित्र है, ये पराई स्त्री शीर्षक चित्र है। इसी प्रकार से इन्होंने चित्र अंकित किया। बर्ड नामक से यह चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, एक पक्षी का चित्र। ब्रूडिंग शीर्षक चित्र, एक जो ये महिला है ये कुछ सोच रही है, इस प्रकार से इन्होंने यह चित्र अंकित किया है। जैसा कि मैंने बताया था, काले, भूरे, पीले रंगों को उन्होंने चित्रों में लगाया है। अधिकतर काले, भूरे और पीले रंग इन्होंने लगाए हैं। दृश्य चित्र आप देख लीजिए, इसमें भी ऐसे ही रंग उन्होंने लगाए हैं। यह इनका लैंडस्केप है। ये डांसिंग वुमेन नामक चित्र है जो आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार से एक और जो चित्र बनाया हुआ है वुमेन फेस शीर्षक, जो आपके सामने प्रस्तुत है। महिलाओं की आकृतियां इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में चित्रित की है, क्योंकि ये नारी चित्रण बहुत विशेष रूप से भारतीय नारी को चित्रित करते थे। अब हम बात करेंगे उनकी कला की यूरोपियन कला से तुलना। तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना अक्सर जर्मनी के अभिव्यंजनावादी कलाकारों के साथ की जाती थी। मतलब जो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं वो बहुत ही गूढ़ या रहस्य उनके चित्रों में छुपा हुआ होता है। इस प्रकार से क्योंकि इनकी विशेषता होती है, ये बाहरी यथार्थ को भेद करके और आंतरिक सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यही परंपरा इनके चित्रों में भी दिखाई देती है और उनकी कृतियों के रहस्यात्मक तत्वों की तुलना अक्सर नोएडे, जो एक विदेशी कलाकार है, उनसे भी की जाती है। किंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने कला के स्थापित नियमों की अनुपालना नहीं की। उन्होंने कोई नियम नहीं अपनाए। आप इनके चित्रों को देख सकते हो, कोई कला के नियम नहीं है इनके चित्रों में। कला आधुनिक होते हुए भी अनुकरणात्मक नहीं है। इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कला का अनुकरण नहीं किया, लेकिन इनकी जो कला है वो अभिव्यंजनावादी है। अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख कलागत विशेषताओं की। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र सशक्त कल्पना एवं लय की अनुभूति से उपजे हुए हैं। उनके पुरुषों, महिलाओं, पक्षियों, पशुओं व पेड़ों के रूपाकारों में विशेष प्रकार की रहस्यात्मकता है, आध्यात्मिकता है। रविंद्रनाथ जब काव्य रचना कर रहे होते हैं उस समय चित्रकार की तरह काम करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी आंखों के सामने एक अलौकिक सौंदर्य या दृश्य अथवा आकार विन्यास होता है। देखिए क्या उल्टा सिस्टम है। मतलब जब वो किसी काव्य को लिख रहे होते हैं तो उनकी आंखों के सामने एक अलौकिक सौंदर्य युक्त कोई आकार विन्यास युक्त कोई चित्र होता है। मतलब वो चित्रकार की तरह काम कर रहे होते हैं उस समय जब वो काव्य रचना कर रहे होते हैं, जिसका वर्णन वे एक चित्रकार की तरह अपने मस्तिष्क में मानसिक प्रतिरूप बनाकर करते थे। और जब वे एक चित्रकार होते हैं तो वो एक कवि की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके चित्र उनके दिमाग में उपजी किसी पूर्ण कोई पहले की कल्पना का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्हें स्वयं पता नहीं होता कि उनके चित्र क्या स्वरूप ले लेंगे। मतलब जब वो चित्र बना रहे होते हैं तो वो एक कवि की तरह होते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि
ये क्या रूप ले लेगा चित्र उनको खुद को ही पता, बस वो चित्र बनाते रहते, एक कविता लिखते उस प्रकार से वो चित्र बनाते रहते। अतः लय की अनुभूति, संवेदनात्मकता, कोणीयता, काव्यात्मकता व सौंदर्यमय जीवन की विविध रूपों में अभिव्यंजना आपकी कला की विशेषता रही है। एक और जहां उनकी चित्रकला को हम पाश्चात्य भारतीय आधुनिक कला के निकट पाते हैं, वहीं दूसरी ओर चाइल्ड आर्ट के करीब पाते हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा कलाकारी करता है, इस प्रकार से चाइल्ड आर्ट के नाम से ये इनकी कला मशहूर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन सकता है इसके ऊपर। आनंद कुमार स्वामी ने उनके चित्रों को लेकर के कहा है कि नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक। और उन्होंने यह भी कहा है कि शिशु के द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य और जो मन में आया उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति मिलती है, उसे रविंद्रनाथ के चित्रों में खोज पाना मुश्किल है। ये जो कथन है ये आनंद कुमार स्वामी ने कहा है उनके लिए कि शिशु के द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य और जो मन में आया, मतलब एक तो कल्पना और एक जो मन में आया, उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति हमें उनसे मिलती है और उसे रविंद्रनाथ के चित्रों में खोज पाना मुश्किल है। इस प्रकार के कलाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना जाता है। वे एक समर्थ साहित्यकार, संगीतकार और कुशल चित्रकार भी थे। इनके अधिकांश चित्र रविंद्र भवन कोलकाता तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में भी इनके चित्र देखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो उन्होंने अपने घर में ही एक कला संस्थान की स्थापना की थी 1901 में, फिर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया था, जिसमें ललित कला संकाय भी चलाया गया। इस प्रकार से इस वीडियो के दौरान हमने जाना रविंद्रनाथ टैगोर की कला में कला जो है कितने मोड़ से गुजर करके आगे बढ़ती गई। वो एक प्रकार के संगीतकार भी थे, साहित्यकार भी थे और कुशल चित्रकार भी थे। धन्यवाद।